हेलो एवरीवन, देखिए यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द वन कूलम। देखिए एक ट्रायंगल है और कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इसके बिल्कुल सेंटर पे हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे होगा कैलकुलेट, ठीक है। तो ये तो इतना समझ में आ गया आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये इनके बीच में जो डिस्टेंसेज हैं बी और सी में, ये भी ए है और ए और बी भी क्या है, ए और सी भी कितना है, ए ही डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो देखो मैं इसको यहीं पर ही बना दूं अगर, ठीक है, इसी फिगर के अंदर देखो, सॉल्यूशन के अंदर देखो, अगर मैं मीडियन बनाऊँ, ठीक है, एक तो ये मीडियन हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। इसको मान लो ये डी मीडियन, ए डी मीडियन हो गई, ठीक है। दूसरी ये वाली मान लो, ठीक है। देखो मीडियन क्या होती है, एक साइड का बाइसेक्ट करना, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर मैंने एक मीडियन डाली है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाए। यहाँ से एक मीडियन डाली है तो ए और सी ये वाली बाइसेक्ट हो गई, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड हो गई। सिमिलरली यहाँ से एक ये मीडियन डाल दी हमने, ठीक है जी। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका ओ, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से देखते हैं, देखो अगर यहाँ से देखा जाए, ए जो है वो ओ पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसकी वजह से ये चार्ज किधर जाएगा, इधर जाएगा, F1 मान लो, ए ओ दूरी पे हो गया ये, ठीक है। और अगर हम ये देखें बी ओ, बी की वजह से, इस क्यू की वजह से ये वाला चार्ज जो है वन कूलम का किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, ठीक है। इसको मान लिया हमने F2। और इस सी की वजह से ये वाला चार्ज किधर जाएगा, F3, इस साइड जाए, ठीक है। यही हो सकता है इनमें। और हमें इतना भी पता है कि ये दोनों देखो जरा फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस कैसे जा रही हैं हमारे पास, ठीक है। इनके बीच में ये क्या आएगी, एक रिजल्टेंट फोर्स आएगी इन दोनों की, एफ आर जिसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो बाद में हमारे पास ये फोर्स बचेगी, एक एफ आर और ये F1, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। वो देख लेते हैं अब कि किसमें से क्या माइनस होगा इनमें, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट करें, F1 F2 एंड F3 कैलकुलेट करें पहले तो, ठीक है। तो देखो अगर हम ध्यान दें इसमें, F1 जो है वो ए और ओ में है, और बी और ये ओ, ये किस किस के बीच में है, ये मतलब बी और ओ वाला जो है, ये क्यू और ये वन कूलम, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है ये हमें मेनली पता चल जाए तो हम इक्वली मतलब इसमें फोर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ए और ओ का डिस्टेंस पता चल जाए, ये बी और ओ का डिस्टेंस पता चल जाए। सिमिलरली यहाँ सी और ओ के बीच में भी यही हो रही थी, F3 जो लगी हुई थी फोर्स, तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, F1 F2 F3 की। तो मेन बात यही है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर सेंटर से पॉइंट निकालने हैं उसके वर्टिसिस से, मतलब ये वर्टिसिस होती हैं, वर्टिसिस से उसके सेंटर तक के अगर पॉइंट निकालने हैं तो वो किसके इक्वल होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। इतना तो हमें पता है कि ये बी ओ, सी ओ और ए ओ ये सेंटर से इक्वली डिस्टेंस पे हैं, ठीक है ना, सेंटर की बात करें। लेकिन ये होता कितना है ये हमें देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप बोल सकते ये ए डी है तो ये हाफ में होगा, नहीं, थोड़ा सा ये सेंटर इधर बन रहा है इसका, बिल्कुल बिल्कुल हाफ में नहीं बन रहा, ठीक है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो डिस्टेंसेज हैं आपके ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ, ये डिस्टेंसेज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और इनकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, ये होते हैं 2/3 ऑफ द मीडियन। और मीडियन ये वाली मान लो ए डी, ए डी, ठीक है, 2/3 ऑफ ए डी। अब ए डी की अगर वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम इजीली निकाल सकते हैं ए ओ बी ओ और सी ओ। ये बस ध्यान में रखना, ये क्या होती है 2/3 ऑफ दैट ए डी। किसी भी ट्रायंगल में अगर सेंटर पे हमें डिस्टेंस चाहिए उसके वर्टिसिस से तो वो क्या होते हैं 2/3 ऑफ द मीडियन। मीडियन यहाँ क्या कौन सी ली थी हमने, ए डी ली थी, इस वजह से। क्लियर इतनी बात। तो ए डी की वैल्यू कैसे निकल सकती है, देखो बहुत ही ईजी है। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा टोटल 60 डिग्री का एंगल, और ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। तो ये वाला ट्रायंगल लो आप, ए डी बी। देखिए इसमें इन ट्रायंगल ए डी बी में देखिए यहाँ से ये 30 डिग्री है, ठीक है। और अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, बिल्कुल थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और यहाँ से ये है 90, तो इसका मतलब ये तो बेस हो गया, ए डी क्या है बेस, बी डी परपेंडिकुलर और ए बी क्या है हाइपोटनिस है। तो इसमें देखो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ये ए बी, ए बी गिवन है हमारे पास, मतलब हमारे पास हाइपोटनिस गिवन है, हाइपोटनिस गिवन है। और हमें क्या निकालनी है, ये वाला बेस ए डी निकालना है। तो बेस और हाइपोटनिस में सोचो जरा क्या रिलेशन होता है, कोस का ही रिलेशन होता है। तो कोस थीटा या कोस 30 क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटनिस, एंड बेस इज ए डी और हाइपोटनिस अभी अभी बताया हमने ए बी। क्लियर। और कोस 30 क्या होता है, √3/2 इक्वल टू ए डी अपॉन में ए बी की वैल्यू कितनी है ए, तो ये कितना आ गया, ए डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से √3/2 और यहाँ पर ए, ये वैल्यू आ गई ए डी की। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। बस अब तो कुछ नहीं है, ए डी हमें पता चल गया। तो यहाँ पर देखो जरा, ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ किसके इक्वल आ जाएगा 2/3 इंटू में ए डी कितनी आई है A√3/2, और 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ गया ये हमारे पास A√3 अपॉन में 3। और इसको भी अगर मैं चाहूँ तो कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे, देखो ए
√3 और 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू में √3 लिख सकता हूँ ना, एक √3 से एक √3 गया, ये आ गया हमारे पास a√3। तो मतलब सारे डिस्टेंसेज जो है वो हमें पता चल गए कितने हैं, वो a/√3। क्लियर इतनी बात। अब देखते हैं, अब तो बहुत ही ईजी हो गया। देखो इस क्वेश्चन में बस यही चीज़ हमें पता करनी थी, डिस्टेंस सेंटर से क्या होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब तो हमें पता है, देखो F1 फोर्स देखते हैं इसमें। F1 फोर्स किस किस के बीच में थी, A और O के बीच में, ठीक है। नाउ F1 फोर्स क्या आएगी, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q1 कितना है Q, और Q2 कितना है 1 कूलम, अपॉन में R स्केयर, R कितना आया है a/√3 का स्केयर। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपके पास, KQ और √3, देखो a स्केयर तो नीचे ही रहा, ठीक है, और √3 का स्केयर, और ये नीचे है √3 तो ऊपर चल जाएगा, √3 का स्केयर कितना रह जाएगा 3, स्केयर से रूट कर जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3KQ/a²। बताओ इसमें कोई परेशानी, ठीक है। ऐसे ही F2 निकाल लेंगे हम। F2 देखो कितनी आएगी, F2 किस किस के बीच में थी, O और B के बीच में, 1 कूलम, और ये Q के बीच में, और डिस्टेंस भी उतना ही है, तो यही फोर्स आ जाएगी। मतलब देखो ना, चार्ज भी Q ही है इसमें, और 1 कूलम पे ही लगा हुआ है, और डिस्टेंस भी कितना है BO, उतना ही है a√3, तो सेम यही फोर्स आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 3KQ/a²। सिमिलरली F3 देखो जरा किस किस के बीच में थी F3, ये है F3 वाली, C और O के बीच में ये वाली, तो यहाँ भी Q और 1 कूलम के बीच में, और C और O के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है आपके पास, a/√3, सेम ही थे सब डिस्टेंसेस, तो फोर्स भी वही आएगी। तो इसकी भी फोर्स कितनी आ गई, 3KQ/a²। क्लियर इतनी बात। F1 भी पता चल गई, F2 भी और F3 भी। अब देखो जरा ये F2 और F3, ये वाली फोर्स देखो, ये F2 F3, और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो फोर्सेस के बीच में ये जो एंगल है, ये कितना एंगल होगा इनके बीच में, 120 का, कितना होगा 120 का एंगल होगा ये वाला, इस तरीके से, ठीक है। ये आ रहा है ना, ये वाला एंगल, मतलब ये देखो मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये ऐसे थी लाइन, ठीक है, और ये वाली दो मेन लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाली लाइन ये हो गई F1 वाली, ये वाली F2 वाली, और ये वाली लाइन F3 वाली। अब मैं इनके एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ये कितना होता है 120, ठीक है, और ये वाला भी 120, और ये वाला भी 120, तो टोटल कितना हो गया, ये देखो 360 हो गया, ठीक है। तो मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए F2 और F3 वाला, ये 120 होता है, ये मेरे को आपको बताना था बस, ठीक है। समझ रहे हो ये बात ना, ये 120 होता है, ये ध्यान में रखना आप। क्लियर है, ठीक है। तो थीटा मुझे पता चल चुका है, ठीक है। और ये देखो ये वेक्टर सम होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होती है Fr, जो यहाँ निकलती है इस वाले पॉइंट पे, ये Fr आ रही थी, ठीक है। ये कौन सी होती है, रिजल्टेंट फोर्स है ना, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस होती है यहाँ पर, इसका रिजल्टेंट फोर्स ये वाली निकलती है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, Fr इक्वल टू क्या होता है, सोचो आया याद कुछ, अंडर रूट में। देखो यहाँ कौन कौन सी फोर्सेज हैं, F2 F3, तो F2 का स्केयर प्लस F3 का स्केयर प्लस 2F2 F3 कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है, ये 120 है। क्लियर इतनी बात, 120, और कॉस 120 की वैल्यू याद रखना आप, ये होती है -(1/2)। क्लियर इतनी बात। अब देखो जरा यहाँ से, क्या यहाँ पर F1 F2 F3 ये सब इक्वल ही नहीं थी, तो मैं इसको अगर लेट इट भी हम मान लें कि ये क्या है, F के इक्वल है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, और F1 इक्वल टू F2 है इक्वल टू F3, ये सब किसके इक्वल है, सेम ही है, तो मैं इसको F नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि यहाँ इजीली हो जाए आपका ये कैलकुलेशन। नहीं तो आप वैल्यू पुट करोगे फिर बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट करते हैं। देखो यहाँ F का स्केयर प्लस F का स्केयर प्लस 2F स्केयर, और cos 120 मैंने कितना बताया, -(1/2), 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। कितना बचा है यहाँ पर, अगर देखें हम, F का स्केयर प्लस F का स्केयर माइनस F स्केयर, ठीक है, एक F स्केयर से एक F स्केयर कैंसिल, क्या बचा यहाँ F का स्केयर, स्केयर से ये रूट कैंसिल। समझ रहे हो ये बात या नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, F आ गई, Fr की वैल्यू कितनी आ गई F, और F कितना था हमारे पास, 3KQ/a², यही वैल्यू थी, हमें पता है ये बात या नहीं, ठीक है। अब देखो जरा, अब तो क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पर डायग्राम में देखो, अगर ये वैल्यू थी किसकी, Fr की, जो कि आ चुकी है F, और F1 किसके इक्वल था, F1 भी F के ही इक्वल था या नहीं। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, देखो आपके पास यहाँ से नेट फोर्स आ जाएगी मेरे पास Fr माइनस F1, डायग्राम में ये था ना, ये देखो Fr ऊपर जा रही थी और ये F1 नीचे, तो दोनों में से माइनस ही होंगी है, ठीक है। तो Fr माइनस F1, और Fr की वैल्यू कितनी है आपके पास, Fi है जो कि 3KQ/a² है, और F1 की वैल्यू भी क्या है F, जो कि 3KQ/a² के इक्वल थी, और इसका आंसर क्या आएगा 0। तो नेट फोर्स आपको पता चल गई क्या आई है 0। तो अब देखो जरा, ये क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मली भी बता सकता था सिंपल, कि इसका आंसर 0 ही होगा, और आपने पेपर में इसको नॉर्मली ही करना है, क्योंकि ये आएगा ही 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक समझाने वाली बात थी, ठीक है, कि ये आता कैसे है 0 इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखो जरा, इस क्वेश्चन में
आप अगर ध्यान दो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसकी साइड्स क्या हैं, इक्वल है, और उसके सेंटर पे निकालने को कहा था उसने फोर्स, ठीक है, और चार्जेस भी क्या थे, इक्वल थे। तो आप हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी इक्वल चार्जेस प्लेस होंगे कॉर्नर्स पे कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो नेट फोर्स होगी सेंटर पे वो हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये तो एक ट्रायंगल था, लेकिन अगर कोई भी पॉलीगन आ जाए रेगुलर, रेगुलर मतलब जिसकी साइड्स इक्वल होती है, जैसे कोई स्केयर भी आ गया, अगर स्केयर्स में उसके कॉर्नर्स पे क्या है, चार्जेस इक्वल पड़े हुए हैं, ठीक है, और सेंटर पे निकालनी है आपको फोर्स, तो वहाँ भी फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली है ये चीज़ कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके भी निकालने में तो हम उसको भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, निकाल के मैं दिखाऊंगा भी आपको उसकी फोर्स, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए आपकी, कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो जिसमें चार्जेस जो है उसके कॉर्नर्स पे प्लेस्ड हो और वो चार्जेस इक्वल होने चाहिए, क्लियर इतनी बात। और सेंटर पे निकालने आए अगर फोर्स, हमेशा याद रखना, सेंटर पे निकालने आए तो क्या फोर्स का आंसर होगा, जीरो होगा, क्लियर इतनी बात, ठीक है। और मैंने ये आपको करके भी दिखाया है ट्रायंगल के लिए कि कैसे आंसर निकलते हैं इसके, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, क्लियर इतनी बात। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन जो है आपके पास, इसमें भी देखो है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही, तो मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि फोर्स जीरो है। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि उसने सेंटर पे नहीं पूछी अब फोर्स मुझसे, चाहे इक्वल चार्जेस प्लेस्ड है। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट सी पे कह रहा है वो निकालने को फोर्स, समझ रहे हो ना ये बात। तो अब देखो इसमें कैसे निकलेगी फोर्स, इसमें भी बहुत ईजी है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया आपको, ठीक है, आप देखना पिछली वीडियोस में, बस वहाँ पर वैल्यूज थी, ए की जगह कुछ ना कुछ वैल्यूज थी और चार्जेस की भी कोई वैल्यू थी, लेकिन ऐसा ही था वो क्वेश्चन भी, ठीक है। तो देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। देखो बी की वजह से सी पे किधर जाएगी फोर्स, लगेगी जो फोर्स इसको, वो इधर लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगी। इसको मान लो ये कौन सी फोर्स है, एफ बी फोर्स हो गई, ठीक है। और ये वाला चार्ज जो ए पे पड़ा है, ये इसको कहाँ लगाएगा फोर्स, ये भी इसको ऐसे ही रिपेल करेगा, ये कौन सी फोर्स लग जाएगी, एफ ए मान लो फोर्स लगेगी, ठीक है, समझ रहे हो ये बात। तो एफ बी और एफ ए निकल जाएगी, उसके बाद इनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो आप, एफ आर, या नहीं। देखो ये मैं यहीं पर ही सोल्व कर दूंगा इसको। देखो अगर एफ बी की वैल्यू अगर हमें पता हो, एफ बी फोर्स क्या होती है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। नाउ देखो के क्यू वन कितना मान लो क्यू, और क्यू टू भी कितना है, क्यू है, बाय आर स्क्वायर, आर कितना हो गया, ए स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ गई, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऐसे ही एफ ए निकाल दो, एफ ए कितनी आएगी आपके पास, के क्यू वन कितना, ये वाला क्यू हो गया, क्यू इनटू में क्यू टू, ये वाला क्यू हो गया, अपॉन में आर स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर, ये भी कितनी आ गई, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बताओ, ठीक है, ये दो फोर्सेस तो निकल गई। अब तो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, ये कौन सी होती है, वेक्टर सम ऑफ दैट फोर्सेस, वो कौन सी होती है, रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ आर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, दो फोर्सेस देखो, अब इनके इन दोनों फोर्सेस के बीच में एफ ए और एफ बी में कितना एंगल है, ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर इतनी बात। हम हमेशा जब भी ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है, ठीक है, 2 एफ ए एफ बी कोस कितना आ जाएगा, ये कोस 60। क्लियर इतनी बात। अब देखो इन क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली ये वैल्यूज नहीं यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है, फिर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हो जाता है। वैसे तो मुश्किल तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये दोनों ही फोर्सेस बराबर हैं, इसको भी मैं एफ के इक्वल लिख लेता हूँ और इसको भी एफ के इक्वल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट करता हूँ, बाद में उनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। देखो ये क्या आ गया, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f और एक और f, तो ये एफ स्क्वायर बन जाएगा। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, बताओ, कोस 60 कितना होता है, 1/2, तो ये वैल्यू आ गई इसकी 1/2, 2 से ये कैंसिल। क्लियर। अब कितना बचा ये आपके पास, 3f स्क्वायर हो गया, ये तो 3f स्क्वायर अंडर रूट में, f स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये आ जाएगा f√3, कितना आ गया, f√3। अब तो कुछ नहीं है, f की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, f की वैल्यू क्या थी, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और साथ में √3, ये आ गई आपके पास रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स जो आई है। बताओ, सिंपल है ना क्वेश्चन। तो बस ध्यान में रखना कि जब भी सेंटर की बात होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में और चार्जेस इक्वल पड़े हों और सेंटर में पूछा हो तभी जीरो होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चार्जेस इक्वल हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बस 4 0 लिख दो, नहीं, देखना पड़ेगा ना। अब यहाँ तो कॉर्नर्स पे पूछ रहे हैं तो कॉर्नर्स पे तो हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर सेंटर की बात हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन आ जाए तो आपने उसमें क्या लिखना है, डायरेक्टली 0। क्लियर इतनी बात। तो ये बात मैं यहाँ नोट में लिख भी देता हूँ एक बात, ठीक है, तो आप ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड at the corners of regular polygon, then net force on central charge will be 0। क्लियर, ठीक है। तो ये नोट में है आपके पास, इक्वल चार्जेस जब भी प्लेस करेंगे हम कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन के, तो नेट फोर्स सेंटर पे कितनी लगेगी, 0 लगेगी हमेशा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।